फार्मास इंडिया से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल रहे हैं ऐसे वर्ग से जो बिल्कुल डिफॉल्टर ना होते हुए कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा बिल्कुल डिफॉल्टर हो चुके हैं। बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो गया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही विकट जो है आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो लोग आज फार्मास इंडिया के साथ मिला, उनसे बातचीत की और फार्मास इंडिया ने उनके साथ वादा किया है कि हर तरीके से पूरी तरीके से मदद करेगा। और इस मदद के क्रम में आज हमारे साथ दो जयपुर के जाने मानी वकील हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने वादा किया है कि वो कहीं ना इस वक्त की जो भी मदद आरबीआई गाइडलाइंस और भारत सरकार के द्वारा तहत जो भी गाइडलाइंस के तहत उनकी मदद की जाएगी, लीगली तरीके से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो पूरी तरह से उनका सपोर्ट किया जाएगा और लीगल कार्रवाई सारी की जाएगी। कुछ नियम कानून बनाएगा, उनकी अवहेलना हुई है। तो क्या आप सुनने में आ रहे हैं तो किस तरह के विश्व का पीआई भी लगाने हमारा चैम्बर्स है, रॉयल चैम्बर्स है, एसडी चैम्बर्स है, लॉ सीजी चैम्बर्स है, हम सब प्रैक्टिशनर हैं। आप आएँ, हम आपकी जो मदद होती है। नमस्कार, मैं चेतन गोयल, फार्मास इंडिया से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल रहे हैं ऐसे वर्ग से जो बिल्कुल डिफॉल्टर ना होते हुए भी कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। कुछ एनबीएफसी, कुछ चुनिंदा बैंक हैं जो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद कई ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही विकट जो है आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिल पाई। वो चाहते हैं बैंक का लोन चुकाना, लेकिन क्योंकि उनके सामने आर्थिक परेशानियाँ बहुत बड़ी है, इस कारण से वो बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, एनबीएफसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। जहाँ सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए थी, बैंक और एनबीएफसी को उनकी मदद करनी चाहिए थी, इसके विपरीत वो वहाँ पर उनके पास में गुंडे भेजकर, उनको नोटिस भेजकर प्रताड़ित कर रहा है, उनका मानसिक जो है शोषण कर रहा है। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप आज फार्मास इंडिया के साथ मिला, उनसे बातचीत की और फार्मास इंडिया ने उनके साथ वादा किया है कि इनकी हर तरीके से पूरी तरीके से मदद करेगा। और इस मदद के क्रम में आज हमारे साथ दो जयपुर के जाने माने वकील हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने वादा किया है कि वो कहीं ना कहीं हर तरीके से ऐसे लोगों जो प्रताड़ित हैं, बैंक के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा जो प्रताड़ित हैं, जहाँ तक होगा उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट संजीव गुजर जी और एडवोकेट विनोद वैष्णव जी। सर, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम इस वक्त की जो भी मदद आरबीआई गाइडलाइंस और भारत सरकार के द्वारा तहत जो भी गाइडलाइंस के तहत इनकी मदद की जाएगी। इनके पास जो भी नोटिस आ रहे हैं, इनकी जो रिकवरीज हो रही है, भौतिक कब्जे इनसे लिए जा रहे हैं, जो इनके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट तय की गई थी वो पैमाने से बाहर जाकर बढ़ाई गई है। जो ईएमआईज़ इनकी विपरीत परिस्थितियों में बाउंस हुई है, कोरोना जैसे टाइम में ये लोग उस ईएमआई से बाउंसिंग पर पहुँचे हैं, उनका रिलीफ हम इनको दिलाएंगे। हम इनकी मदद न्यायालय के समक्ष रखेंगे, राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे, आरबीआई के समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाया जाए और इस मानसिक आर्थिक परेशानी से इन्हें बाहर लाया जाए। मेरे सहयोगी विनोद वैष्णव हाई कोर्ट में ऐसे बहुत से मुकदमों में पहले पैरवी कर चुके हैं और अभी भी ये हमारे साथ में। जी विनोद जी, क्या विषय है, मतलब इस तरह के विषय को लेकर किस तरह से आप इन लोगों को मदद पहुंचाएंगे? इसमें जो भी हमारी तरफ से लीगली तरीके से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो पूरी तरह से उनका सपोर्ट किया जाएगा और लीगल कार्रवाई सारी की जाएगी। इनकी तरफ से बैंक अधिकारियों से मिलके समय भी मांगा गया है, उनसे पत्राचार भी किया गया है, लेकिन बैंक कर्मचारी इनकी ना तो कोई सुनवाई करते हैं, ना ही कोई कार्रवाई करते इनके, बल्कि उल्टा इन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसके लिए जो भी लीगल फॉर्म के तहत जिस लीगल फॉर्म में कार्रवाई की जानी चाहिए उस सब में कार्रवाई की जाए। इस विषय को लेकर कई बार जो ना सरकार ने जो ना कुछ नियम कानून बनाए हैं, उनकी अवहेलना हुई है। तो क्या आप सुनने में आ रहा है कुछ इस तरह के विषयों को लेकर पीआई भी लगाने की सोच? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 100+ लोगों की संख्या हो गई है जी, और हम एक खाका मसौदा तैयार कर रहे हैं जिसमें क्या है, आरबीआई ने बैंकों को तो सूचीबद्ध करके उनको एक गाइडलाइन दे रखी है। उस गाइडलाइन की पालना में एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो उनकी पालना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनके साथ रेट्स तय करते हैं 12%, 13%, 14%, उसको वो इंक्रीज़ करके 18%, 20%, 24% तक ले जा रहे हैं। पेनल्टीज साथ में इम्पोज कर रहे हैं और इनके साथ जो सिक्योरिटी चेक और ईएमआई चेक लिए जा रहे हैं, उनके 138 के मुकदमे करके इनको कोर्ट तक घसीटा जा रहा है। आप समझिए कि किसी व्यक्ति की 6000 की ईएमआई है, उसको आप 1 लाख रुपये का चेक कोर्ट में लगा करके उसको 138 में लाकर वहाँ आप उसको अरेस्ट करवा रहे हैं, उसके खिलाफ वारंट निकलवा रहे हैं, उसकी सामाजिक
हनन भी कर रहे हैं, उसका मानसिक हनन भी कर रहे हैं, आर्थिक हनन आपने कर ही लिया। आप समाज को कुपोषित करके आर्थिक दृष्टि से सड़क पे लाने का काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोरोना टाइम में वित्त मंत्रालय से जो राहत मिली, क्या वो इन लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची। कोरोना टाइम में मॉरेटोरियम और उसकी जो गाइडलाइन है उसकी पालना हुई या नहीं हुई। EMIs इनकी किन परिस्थितियों में बाउंस हुई, इनको आगे टाइम दिया जा रहा है नहीं जा रहा। इनका सिविल ख़राब कर ही दिया है, इनका जो है मानसिक हनन हो ही गया है। अब ये लोग सड़क पे आए हैं, अब इनके पास अंतिम चारा एक तरीके से सुसाइड की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। तो हमारा आज आप देखिए कि कानून की पहली लाइन ये है कि कोई दोषी पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए, मगर किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की अगर स्थिति उसकी जान तक बनाई है, वो अंतिम छोर पे आके दिवालिया हो गया है, वो उस छोर पे खड़ा है, तो हम उसको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें एक मानवीय व्यवहार करते हुए उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो हम कानूनन RBI, राज्य सरकार, भारत सरकार के उपक्रम में जो भी राहत होगी इनको दिलाएंगे। और हम निवेदन करेंगे कि और भी जो लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, RMS हमारे जो सहयोग हैं गोयल साहब, इनसे आकर के मिले, इनके पोर्टल पे मिले। हमारे नंबर भी आपको मिल जाएंगे। हमारा एक एडवोकेट का ग्रुप है, उसमें हम 8 से 10 लोग हैं। हमारा चैम्बर्स है, रॉयल चैम्बर्स है, SG चैम्बर्स है, लॉ CJU चैम्बर्स हैं, हम सब प्रैक्टिशनर हैं। आप आएँ, हम आपकी जो भी मदद होगी वो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अब आरमास इंडिया ऐसे लोग जो कि बैंकों द्वारा प्रताड़ित है, जो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने जो आर्थिक परेशानी जिस कारण वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बैंक के गुंडे आकर जिनको परेशान कर रहे हैं, NBFC गुंडे आकर जिनको परेशान कर रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं मानसिक जो शोषण हो रहा है, उनके साथ आरमास इंडिया कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति बैंक का परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि वो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, आपके घर पर आकर आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक बार फिर कहूँगा, जो लोग कहीं ना कहीं जो मौत को आलिंगन करना चाह रहे हैं, सुसाइड करने की सोच रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप सुसाइड करने की 1% भी ना सोचें। आपने कोई गलत काम नहीं किया, पर आर्थिक परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं, विषय समय एक ऐसा किसी का भी नहीं रहता है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम आपकी मदद करने के लिए आप तक पहुंचेंगे। मेरा निवेदन है कि आप हमसे जुड़ें और इस चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्दी ही PIL इस विषय को लेकर लगाने वाले हैं। आप सभी लोग जितने ज़्यादा संख्या हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ें। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सिंह सर। किशन जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? बैंक से क्या परेशानी आ रही है? बैंक से मैंने लोन लिया था, जो एक तो मेरे साथ ठगी कर ली। ठगी क्या जी? ठगी करी? ठगी मतलब मेरे से एक्स्ट्रा चेक लेके पैसे निकाल दिए। किसने निकाले? बैंक कर्मचारी ने। बैंक कर्मचारी ने निकाल दिए पैसे आपसे? नरेंद्र सिंह नाम। नरेंद्र सिंह नाम था। हाँ। तो क्या FIR लॉन्च नहीं कराई कोई आपने? FIR कराई थी, ठीक है। तो उसको बंद कर दिया। कितने रुपए का लोन हुआ था आपका? 4,25,000 का हुआ, उसमें से मेरे को 2,85 मिले। 4,85,000 का चेक हुआ, वो कब? 4,25 का लोन हुआ, जिसमें से आप उसने कितने रुपए निकाल लिए बंदे ने? उसने 94,000 निकाले। और 94,000 रुपए कैसे निकाले? चेक कहाँ से आया उसके पास में? चेक मेरे से एक्स्ट्रा लिए थे उसने। एक्स्ट्रा लिया था? अच्छा, उसी बंदे ने लोन कराया होगा, हाँ। चेक ले लिया। तो कैश निकाला किसी अकाउंट में ट्रांसफर करा? दूसरे के, उसके रिश्तेदार के अकाउंट में ट्रांसफर। तो जब FIR होगी तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बैंक ने, मैंने वो FIR की, तो उसने बंद कर दिया उसको थाने में। अच्छा, थाने में बंद ही है अभी भी बंद है वो? लेकिन बैंक ने मेरा कोई फैसला नहीं किया। मैं बैंक में गया था, भाई लॉकडाउन में मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी कुछ किस्तें कम कर लो, और आपने 33 महीने में 9.5 लाख निकाले हैं, तो किस्त कम करो और मेरा साथ न्याय करो। तो वो बोला ठीक है, कर देंगे। उसके बाद में इन्होंने मकान सील करने का नोटिस निकाल दिया, फ्लोर्स निकाल दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ किस्त भरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ न्याय हो। न्याय, आपको समय चाहिए? समय चाहते हैं आप बैंक से। तो आपने समय के लिए बैंक से कोशिश करी मांगने की? कोशिश मैं खुद जाके बैंक में बोला था, लेकिन मेरे को समय नहीं मिला। बैंक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक में उन लोगों के साथ में दिक्कत आती है कि जो बिल्कुल डिफॉल्टर हो। हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति बिल्कुल डिफॉल्टर है, बिल्कुल डिफॉल्टर का मतलब वो व्यक्ति चाहते हुए, वो चाहता है कि मैं बैंक का पैसा ना जमा कराऊं, उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसकी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बेचने का प्रावधान है। जब इनके साथ खुद धोखाधड़ी हुई है, जब खुद जो है ये कह रहे हैं कि मैं पैसा चुकाना चाहता हूँ, धोखाधड़ी हुई है, न्याय व्यवस्था भी उस धोखाधड़ी को मान रही है क्योंकि वो व्यक्ति जेल में है, उसके बावजूद भी आप देखिए कहीं ना कहीं 3,25 का लोन होता है, जिसमें से कितने रुपए वो लेके चला गया? 94,000, एक बड़ा लगभग लाख रुपए का अमाउंट, यानी कि मोटा सा 12,000 रुपये अलग से लिए। 12,000 रुपये अलग से इनसे लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ना, आपके हाथ में तो मोटा सा कितना अमाउंट आया? 285 अमाउंट सिर्फ इनके हाथ में आता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद भी जब ये बैंक के पास जाते हैं कि बस उनको पता है बैंक को कि उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाया, इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और
कोरोना काल भी उस दौरान जो है निकला है, फिर भी ये चारे आर्थिक परेशानी के कारण परेशान हैं और बैंक से सिर्फ समय मांग रहे हैं, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा, बल्कि इनके मकान को बेचा जा रहा है। बेचने की प्रक्रिया जो है बैंक जो है चालू कर देती है। क्या कितने का मकान होगा, कीमत क्या होगी मकान की? मकान की 5-1 लाख रुपये। 5-1 लाख की कीमत है, तो बैंक को तो सबसे अच्छी आमदनी का सोर्स मिलेगा कि 5 लाख के मकान को बेच के कहीं ना कहीं वो जो है ना जो अपना पूरा पैसा रिकवर करना चाह रही है, और ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। तो अभी जो आप जो आज जो यहाँ आए हैं, ये लोग जो है आरमास फाउंडेशन जो है ये PIL लगाने जा रहा है, तो इस PIL में आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ हूँ। साथ हैं, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप आएंगे और ये लड़ाई में लड़ेंगे? लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मेरे से मतलब जो बीमा किया था 40,000 रुपये का, उसका कोई मेरे को कोई प्रूफ ही नहीं है जी। और मैं बैंक में साफ बोल के आया मरूंगा या मारूंगा, लेकिन मेरे साथ नहीं आया वो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, साफ बोल के आया। कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो बैंक से पीड़ित हैं, NBFC से जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है या होम लोन ले रखा है, और वो अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बैंक की प्रणाली परेशान कर रही है और लगातार उनका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही है। ऐसे लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? शहजाद कुरैशी सर। शहजाद जी, क्या परेशानी चल रही है आपको? परेशानी ये चल रही है सर, मैंने कोरोना टाइम से पहले एक लोन लिया था। कौन सी बैंक से? बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस। जी उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया थी, जी मेरा फ्रूट का काम वगैरह चलता था। उसके बाद में कोरोना जब आया ना, तब तब तक मैंने 14 किस्तें भरी कोरोना के अंदर भी। जी उसके बाद मेरी मिसेज को क्वारंटीन कोरोना में पॉजिटिव कर दिया था, तो हम लोग को मतलब क्वारंटीन कर दिया था। तो मैंने बैंक से मेरे पास फ़ोन आया था किस्त के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन करके आगे से बताया कि सर मेरी किस्त 5 तारीख को आती है और आप 28 तारीख को मैं बता रहा हूँ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरी मिसेज और हमें क्वारंटीन कर दिया 15 दिन के लिए, तो मैं किस्त भरने में असमर्थ हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ऑनलाइन वगैरह भर देना। तो मैंने कहा सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं ऑनलाइन भर दूँ, मैं तो आके दूँगा। ठीक, उस कारण मेरे बैंक से 3,000 कुछ रुपए पड़े थे, तो उन्होंने ECS वगैरह लगा के काट दिए, जो कि मेरे को मना किया गया था कि भाई मैं नहीं काटूँगा। उसके बावजूद भी उन्होंने काटा, तो मैंने उनसे सवाल किया भाई ये क्या बात हुई, इस वजह से मेरी आज स्थिति थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गिर गया था मैं, तो मेरे कमर में स्लिम डिस्क हुई। तो उसके बाद में 10 महीने मेरे को आराम बेड रेस्ट मिला, मैं काम नहीं कर रहा। अब मेरी स्थिति ये है कि मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया, जो जमाया काम था, जो गोडाउन थे, सब खत्म हो गए। अब मेरी स्थिति ये है कि मैं रोज़ किसी के काम पे जाके ठेले वाले के यहाँ खड़ा रहता हूँ, 200-250 रुपये लाता हूँ, पीछे मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं इकलौता हूँ। अब बैंक मुझे रोज़ कॉल कर करके परेशान कर रहा है। कुछ गुंडे भी आए मेरे सामने, कभी थाने से मुझे फ़ोन करवा रहे हैं, कभी कोर्ट से बोल रहे हैं हजारी का आए हो, जोधपुर आओ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिमागी रूप से, मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। एक तो मैं शारीरिक रूप से परेशान हूँ, उधर से मेरे घर से परेशान हूँ, इधर मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ। अब ये बैंक वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो सर अब मैं क्या करूँ? आप क्या चाहते हैं? मतलब बैंक से आप समय चाहते हैं, आपको पैसा चुकाने के लिए समय मिल जाए? हाँ, मेरे को समय मिल जाए, मेरा काम चल जाए तो मैं तो चुकाऊंगा ही। आपने बताया कि अभी आपके बार ECS जो अकाउंट में लगा दिया। हाँ सर, मेरा बहुत ज़्यादा 30,000 से भी ज़्यादा मुझे प्रधानमंत्री योजना से मुझे ठेला चालू करने के लिए लोन मिल रहा था 20,000 का। तो जब मैं वहाँ बैंक गया लोन लेने के लिए, तो जैसे मैंने डायरी एंट्री कराई तो उसमें 30,000 रुपये, 30,800 और कुछ रुपए का मेरा ECS लगा हुआ। तो सर मैं वो लोन कैसे लेता? सही बात, मतलब आपको कहना मतलब कि 30,800 रुपये तो उन्होंने चेक बाउंसिंग करा के आपके से लगे, जबकि एक बार जब उनको पता था कि भाई एक बार में बंदा चेक ECS लगाते पैसा नहीं है, तो आपको फ़ोन करके ले लेते अगर बाद में आप देते। ठीक बात है। तो ये बार बार लगा के मेरी और ज़्यादा स्थिति का, अब जो मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे खड़ा होने का जो मिल रहा था लोन, जिससे मैं कुछ कमा के या कुछ छोटा मोटा रेडी लगा के मैं कमा सकता था, वो भी मेरा प्रोसेस बंद हो गया। अब आरमास फाउंडेशन जो ना आपके साथ खड़ा हुआ है और जो ना हम PIL लगाने की तैयारी कर रहा है, तो आप PIL लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, मैं लगाऊंगा, लगाएंगे जी सर। और आप सब लोग जो ना मिलकर कहीं ना कहीं अब जो ये व्यवस्था है जो बैंकों ने गलत खड़ी कर रखी है, इसके खिलाफ लड़ेंगे? बिल्कुल सर, लड़ेंगे साथ में। आप आरमास इंडिया के पूरी तरीके से बिल्कुल आरमास इंडिया के साथ में हम फाइट करेंगे सर। करेंगे। क्या नाम है आपका? चंपालाल नाम है सर। चंपालाल जी, कहाँ से आए हो आप? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से मेरठ सिटी के पास में रहता नागौर डिस्ट्रिक्ट से मेरे तस्वीर के पास से आए हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको? हूँ सर। मैंने फुलटरन इंडिया से मतलब लोन लिया था 22 लाख रुपए का, 2019 के अंदर लिया था। और वो मतलब क्या कोरोना से पहले लिया था मैंने जी। फिर कोरोना के बाद में क्या हुआ कि मेरा मतलब बिजनेस था, 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 22 लाख रुपए का प्रॉपर्टी रख के लिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लिया। कितनी किस्त आ रही थी उसकी? उसकी 29,182 रुपये की किस्त आ रही थी पहले। जी। और
फिर उसके बाद में 3 महीने बाद में 30,026 रुपये की किस्त कर दी थी। जी। और अभी किस्तें तो वही है, सेम ही लगभग, लेकिन 180 महीने के टेन्योर को मतलब उसको बढ़ा के 220 किस्तें कर दी थी अपने फरवरी 2023 के अंदर। फिर 2 महीने बाद में वापस किस्तें उसकी बढ़ा दी, 310 किस्तें कर दी थी उसकी। मतलब आप लगातार किस्तें जमा करा रहे हो, उसके बाद भी वो लोग आपके जो ना वो ब्याज बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ, बढ़ाते चले जा रहे हैं, किस्तें बढ़ाते चला जा रहा है, मतलब जैसे 30 किस्तें बढ़ा दी 2 महीने के अंदर। जी। ऐसे क्यों, क्या आपने बैंक से पूछा नहीं क्यों बढ़ा रहे हो? सर पूछा था मैंने, मतलब 2-3 बार बैंक में भी गया, लेकिन वहाँ कोई संतुष्ट सी जवाब नहीं क्या मिला। कहते हैं फिर भी, क्या क्या बोलते हैं? वो तो बोले कि मतलब जैसे मोरेटोरियम लिया था ना आपने, हाँ। इसी वजह से ये किस्तें बढ़ चुकी है। आप 3 महीने का मोरेटोरियम लिया, मतलब 30 किस्तें बढ़ा देने लगा है। 3 महीने का आपने मोरेटोरियम लिया और कहना कि 30 किस्तें आपकी बढ़ गई, हाँ, दो बार 30 किस्तें बढ़ गई, 60 किस्तें बढ़ गई मोटे सा। 2-3 महीने का मोरेटोरियम की सजा ये मिलती है कि 60 किस्तें बढ़ जाती है। 110 किस्तें बढ़ा चुके हैं। 110 किस्तें आपकी, टोटल किस्तें कितनी थी आपकी पहले? 180 किस्तें थी। 180 के बाद में 110 किस्तें और बढ़ गई आपकी। हाँ, 310 किस्तें कर दी टोटल। बहुत बढ़िया, सही धंधा है ये, बिल्कुल। तो अभी आप जो है जो आपके जो हो रहा है, परेशान हो रहे हैं आप, अब ये किस्त भर रहे हैं आप भी? नहीं सर, अभी भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब इनकम की कोई सोर्स नहीं है, इसी वजह से बिल्कुल नहीं भर रहे अभी हैं खेती का ही काम करता हूँ मैं। तो अभी जो आरमास जो इंडिया फाउंडेशन है, ये जो है अभी जो PIL लगा रहे हैं, जी सर, इसमें इनके साथ हैं आप? बिल्कुल हमेशा साथ है, आज भी साथ साथ है, हैं, आगे भी साथ रहेंगे, लड़ेंगे इस लड़ाई को, लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे जो सर, बैंक, जो NBFC जो बैंक से प्रताड़ित करने लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे सर। जी, धन्यवाद। और सर, छत्रपाल सतपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? जस्सागढ़। कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। तो क्या परेशानी आ रही है आपको बैंक से? परेशानी कुछ नहीं करो, मतलब जो लोन लिया था ना, हाँ, उसमें क्या है कि उनकी तरफ से जैसे कोई हमारे को रिलीफ नहीं मिल रही। किस तरह, कब लिया था लोन आपने? कब लिया था लोन आपने? लोन कब था? कितना समय, मतलब कौन से सन में लिया था? 4-5 साल हो गए, 4-5 साल। कोरोना काल से पहले लिया था, बाद में लिया था? कोरोना काल से पहले। पहले लिया था। तो क्यों परेशानी आ रही है आपको? क्यों, मतलब कोई क्या धंधा करते थे? धंधा पानी चौपट हो गया, क्या हो गया? हाँ, धंधा पानी चौपट हो गया। क्या काम करते थे आप? दुकान थी शॉप। दुकान थी, शॉप थी। दुकान जो ना कोरोना काल कारण बंद रही, इसलिए आप किस्त नहीं चुका पा रहे थे उसकी। तो फिर क्या परेशानी आई? मतलब किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो अब तो धंधा पानी खुल गया, या उस दौरान जो ना जो परेशानी आई उससे नहीं निकल पाए आप? हाँ, उस परेशानी से नहीं निकल पाया। तो अभी क्या बैंक से क्या चाह रहे हैं आप? छोटी किस्त करवाना चाह रहा हूँ। कितने का लोन है? मेरा 16 लाख, 16 लाख का लोन है। कितनी किस्त आती है उसकी? 30,000 के लमसम। 30,000 की। कौन सी कंपनी से बैंक से लोन ले रखा है आपने? EU आवास। EU आवास से ले रखा है। मकान के पट्टे का कागज़ रखे होंगे उसके पास में? जी। तो बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक वाले बोल रहे भाई कि अगर ये हम छोटी किस्त पे नहीं करेंगे और बाकी मकान को। मोरेटोरियम मिला था आपको? बैंक ने दिया था मोरेटोरियम? हाँ, वो दिया था। उसमें किस्त बढ़ गई होंगी आपकी? हाँ, किस्त कितनी किस्त बढ़ गई आपकी? किस्त बढ़ा दी इन्होंने। 3200 की थी जो इन्होंने 3500 कर ली। 3200 की 3500 कर दी। हाँ, और समय भी बढ़ गया होगा? 21,700 की थी, उसके इन्होंने 23,500 ऐसा कुछ कर दिया। और टाइम भी बढ़ गया? टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ गया। आप बैंक से समय चाहते, कितना समय चाहते हैं आप बैंक से? समय मतलब छोटी किस्त बना रहे या फिर सेटलमेंट ऑप्शन। अच्छा, छोटी किस्त बना दे, पर वो बैंक नहीं मान रहा है इस चीज़ के लिए। बैंक तो अभी ये जो आरमास फाउंडेशन जो PIL लगाने की तैयारी कर रहा है, इसमें आरमास फाउंडेशन के साथ हैं आप? बिल्कुल साथ। PIL में साथ फाइट करेंगे साथ में? हाँ। बिल्कुल। आपका? कमल किशोर तिवारी, तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? किशनगढ़ से। किशनगढ़, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ सर। तो क्या परेशानी आ रही है आपको? सर, कोरोना से पहले 2017-18 मैंने लोन लिया था। कौन सी बैंक से लिया था? LIC से। LIC से, ठीक है। होम लोन लिया था। ठीक है। अच्छा खासा भर भी रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट कोरोना में किस्तें पूरी भरी थी। सेकंड कोरोना से मेरे को प्रॉब्लम होने लगी तो बैंक ने मेरे को मोरेटोरियम दे दिया था। 28 लाख रुपए लगभग मेरे को हो सकता है 28.5 या 27.5 लमसम पैसा मिला था। तो मोरेटोरियम 1.5 साल के लमसम दिया था मेरे को। जब भी वापस चालू हुआ तो सेकंड कोरोना के बाद में तो 2 किस्तें मेरी बाउंस हो गई कि उन्होंने मेरे को सही टाइम पे टाइम नहीं बताया था ये। और उसके उपरांत मेरे पास काम करने का सोर्स ख़त्म हो गया था, जो बिज़नेस का वो ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मैं किस्तें अभी तक इधर उधर से दूसरी जगह से पैसा ला, बाज़ार से लेके आ गया, कार लोन ले लिया, गोल्ड लोन ले लिया, सब मेरा गिरवी रख के पूरा मैं अभी तक किस्तें, वो दूसरी किस्त अभी तक किस्तें भर रहा हूँ और थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूँ और इधर नौकरी सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे को कुछ सहायता ऐसे मिले जिससे मेरे को हेल्प हो जाए या मुझे टाइम दिया जाए। आप बैंक से कुछ टाइम मांगते हैं? टाइम मांगता हूँ या मुझे कुछ भी बैंक जो भी डिसीजन गवर्नमेंट डिसीजन ले उसके साथ में है। जी। तो अभी जो है ना आपने बैंक से बात की तो क्या वो बैंक वाले मानते नहीं। मैंने मेल के थ्रू भी जवाब मांगा भाई मेरे को टाइम दिया जाए और मैंने पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी दिया, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो मतलब मेरे को मैं ही कर रहा हूँ जो वो कुछ नहीं कर, उनका जवाब जैसे मेल पे कुछ भी आ रहा है उसका जवाब दे रहा हूँ। जी।
लेकिन वो आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो समस्या है, लोग जो ना बैंकों से प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर जो ना आर्थिक परेशानी के कारण किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, उनकी मदद के लिए आर्मास इंडिया फाउंडेशन अभी ये जो PIL लगा रहा है, उनके साथ हैं, इनके साथ बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से साथ रहेंगे। बिल्कुल और साथ PIL में आप साथ हैं, PIL खुद भी आप लगाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह नाम है मेरा, रघुवीर जी, कहाँ के रहने वाले हो? जैसा कि जैसा कि कहाँ पे है? ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट अच्छा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। जी। जी, तो क्या परेशानी आ रही है आपको? सर मैंने IFL कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया था। 2 लाख रुपए का लोन लिया आपने? हाँ। जी। कितने परसेंट ब्याज पे दिया उन्होंने? सर 24%। हाँ 24% की ब्याज पे लोन कर दिया। जी। हाँ जी आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रख रखी है वहाँ पे? हाँ प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी रख के और 24% पर लोन लिया है। आप देखिए, प्रॉपर्टी रखने के बाद में जो कहीं ना कहीं 8 से 10% की ब्याज रेट है, उसके बावजूद इनको 24% पर जो ना NBFC लोन देती है। खैर, ये RBI भी क्यों उनको जो ना परमिशन दे रही है, ये भी एक जो ना विषय है शोध का, कि आखिर क्या कारण है कि RBI ने उनको परमिट किया कि 24% पे। आखिर क्या इंसान की मजबूरी रही होगी कि उसने प्रॉपर्टी रखने के बाद भी 2 रुपये सैकड़े के पे 24% पर लोन उठाया। कितना पैसा आप चुका चुके हैं? सर मैं 20 किस्तें जमा करा दी सर। अभी क्या परेशानी आ रही है आपको, क्यों? अभी सर भर नहीं पा रहा हूँ, धंधा पानी नहीं है मेरे पास। धंधा पानी 400 रुपये कमाता हूँ जी। दिन भर के, फैमिली को भी पालना पड़ता है। जी। घर में कोई नहीं, मैं ही हूँ सर, अकेला ही हूँ। क्या चाहते हैं आप बैंक से, क्या चाहते हैं आप? बैंक से सर सेटलमेंट, सेटलमेंट चाहते हैं, मतलब छोटी किस्त हो जाए या छोटी सेटलमेंट किस्त आपका? या फिर तो आपके पक्ष में अगर ये आर्मास फाउंडेशन जो PIL लगाएगा, आप उसमें उनके साथ हैं? हाँ साथ में। साथ में खड़े हैं आप, हर तरीके से साथ हाँ हैं। जी।